सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो 20s आई नो एग्जाम प्रेशर इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी इस बात को कि जैसे जैसे दिन बीत रहे होंगे वो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होगा। बट बच्चों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी टीचर्स आप लोगों के साथ हैं। बस आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। आप लोगों के साथ में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, इसी के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि ये तो जिंदगी का महज एक छोटा सा पड़ाव है। कि ये तो जिंदगी का महज एक छोटा सा पड़ाव है। अभी तो बहुत लंबा सफर जारी है। मौज मस्ती मजाक तो बहुत कर लिया। मौज मस्ती मजाक तो बहुत कर लिया। अब कुछ कर दिखाने की बारी है। जी हाँ बच्चों, तो अब आपको कुछ कर दिखाना है। आई नो बच्चों की आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है। बट चिंता की बात नहीं है, ये कॉमर्स सॉल्यूशन आपकी सभी कॉमर्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल देगा। तो बच्चों, आपकी काजल मैम आज आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है। क्योंकि कॉमर्स का एक बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहता है इस एक सब्जेक्ट से। पता नहीं क्यों ये बेवफाई से करते हो तुम इस सब्जेक्ट के साथ। इतना प्यार, इतना मासूम सा सब्जेक्ट है ना ये, बट इसी के साथ तुम बहुत ज्यादा नाइंसाफी और बेवफाई करते हो कि इसको पढ़ते ही नहीं हो। तो अब मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको बिजनेस स्टडी से करना है प्यार, और बिल्कुल आपको इससे प्यार हो जाएगा। क्योंकि जब देखो, प्यार भी तो उसी से ही होता है ना जिसको हम समझ पाते हैं। आप इसकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे तो इससे प्यार कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको आज समझाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज को, कि किस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज को समझेंगे। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम उन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि उनका सोल्यूशन क्या है। पहली प्रॉब्लम तो आई केस स्टडी की। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है हाउ टू राइट द appropriate आंसर। मीन्स की जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर क्या, मतलब बढ़िया वाला इन द सेंस कि जिसको देख के टीचर हाँ एकदम उसका देखा और फुल मार्क्स डन। तो क्या है वो एप्रोप्रिएट आंसर, क्या है, क्या लिखना होता है, बच्चों को ये नहीं पता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स। और अगर मैं बोलूं तो बच्चों इसके लिए मैं एक और चीज यूज कर सकती हूँ, द बिजनेस लैंग्वेज। यानी कि आप नहीं है कंफर्टेबल इस बिजनेस लैंग्वेज के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज को पढ़ना कैसे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि आपको सबसे पहले बिजनेस स्टडीज को समझना है कि बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा कैसे जाएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जो आपको बिजनेस स्टडीज में फॉलो करनी है। नंबर वन इज आपको एनसीईआरटी यूज करनी है। आप अदर रेफरेंस बुक यूज करते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट आई रिकमेंड, आई सजेस्ट कि आप हेडिंग्स एनसीईआरटी की यूज करेंगे। मतलब आपका जो सीबीएसई का जो पेपर है बिजनेस स्टडीज के लिए मैं बात कर रही हूँ, वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। मींस एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ ली तो 80 आउट ऑफ 80 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब एक एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब बच्चों आपको किस तरीके से बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं हर उस बच्चे के लिए बता रही हूँ जिसको पास होना है, एवरेज मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चैप्टर्स के पीछे कुछ माइंड मैप्स और कुछ फ्लो चार्ट्स है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये काम करना है कि इन्हें पढ़ना है। आपको पूरे चैप्टर की जो हेडिंग्स है कॉन्सेप्ट्स की, आपको वो हेडिंग्स पढ़नी है, हेडिंग्स याद करनी है, कॉपी लेके बैठिए। जो मेन मेन कंसेप्ट्स होते हैं उसी के लिए आप वो जो शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हो, जो निमोनिक्स बनाते हो, जो एब्रिविएशंस यूज करते हो, उसके लिए आप बनाओ। देखो हर कंसेप्ट के लिए बनाओगे ना तो ये फायदेमंद नहीं है, आप आगे भूल जाओगे। जो मेन मेन पॉइंट होते हैं ना, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ उसी के बनाया करो एब्रिविएशंस वगैरह। तो वो सब बनाकर आपको उसके अंदर लिखना है। सभी चैप्टर्स के लिए ये काम करना है आपको, सबके लिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको यार अंदर का कंटेंट याद भी नहीं है, बट आपने सभी चैप्टर्स की हेडिंग्स पढ़ रखी है, आपको आगे के फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आपको नहीं पता फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बट आपको सारी हेडिंग्स याद है
4 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर तो मिलेंगे। आप 4 पॉइंट लिख कर आओगे, हेडिंग्स लिख कर आओगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैम आप यही करो कि आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर, अगर आप देख रहे हो भाई कितने दिन में काम कर लेना चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर ये कर लो कि आपने सारे चैप्टर्स की हेडिंग्स याद कर ली। अपना डिवाइड कर लो कि यार एक दिन में इतना चैप्टर करना है, दूसरे दिन में इतना चैप्टर करना है, इस तरीके से कर लो। सिर्फ हेडिंग से तो याद करनी है, तो अपना टाइम टेबल बना लो कि इतने दिन के अंदर हमें ये काम करना है। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स की हेडिंग पढ़नी है सबसे पहले। दूसरी बात, अब अगर आपको अंदर का याद करना है तो कैसे करना है बच्चे? जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठते हो तो सीधे इस माइंडसेट के साथ नहीं बैठो कि यार मुझे तो खोलते इसको लर्न करने से रट्टा लगाना है। रट्टा लगाओगे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, मुश्किल हो जाएगी इसमें आपको। ठीक है, आपको देखो करना क्या है। आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो आप उसे पहले जस्ट 1 टाइम रीड जरूर करिए। आप उसे एक बार रीड करो, एक बार आप उसे रीड कर लो। माइंड में रखो कि यार यू आर जस्ट रीडिंग अ स्टोरी। स्टोरी को रीड करते हो तो उसको समझते हो ना, माइंड में डालते हो ना कि क्या लिखा है उसके बारे में। अब जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी। अगर ना कि डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल है, आप उसको पढ़ रहे हो तो पहले आप उसको पढ़ोगे एक्स्ट्रा डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, फ्योल ने क्या क्या कहा है, किस बारे में ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, किस बारे में ये प्रिंसिपल कहता है। तो जस्ट रीड इट लाइक अ स्टोरी। पहले उसको सिर्फ समझने की कोशिश करो पढ़ पढ़ के। आपने एक पढ़ लिया, उसके बाद मन में उसको हिंदी में रिकॉल करो कि यार वो कॉन्सेप्ट था क्या। अब जैसे कि आपने पढ़ा कि डिवीजन ऑफ वर्क है, आपने पढ़ा कि अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें काम को लोगों में बांटा जाता है, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों में काम को बांटा जाता है। और जब लोगों में काम को बांटा गया उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी कॉम्पिटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन आता है तो एफिशिएंसी आती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने उसको समझ लिया। अब भाई समझ लिया, कल को याद नहीं भी रहा तो कुछ तो लिख कर आओगे। इंग्लिश में भी तो और राइटिंग सेक्शन में लिखते ही हो ना। आपका आर्टिकल आ गया इंक्रीज इन क्राइम्स, प्राइस हाइक, तो भाई लिखते हो ना अपने आप ही। समझा होता है, कुछ पता होता है तो उसको लिख लेते हो ना इंग्लिश में बना के। तो ऐसे थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आप बिजनेस में भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज आप इतनी नहीं लिख पाओगे, बट कुछ तो लिख कर आओगे। तो पहले सिर्फ समझो। जब आपने समझ लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपने हेडिंग्स याद करी हुई है तो एक बार बुक बंद करके एक बार हेडिंग्स को रिकॉल करना है कि अच्छा क्या क्या हेडिंग्स थी। एक बार रीड कर लो, जब रीड करोगे तो अपना माइंड में याद आ जाएंगे। अच्छा हेडिंग्स थी, हेडिंग्स याद हो गई। अब फर्स्ट पैराग्राफ उठाया आपने, अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, फर्स्ट पैराग्राफ उठाया। फर्स्ट पैराग्राफ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब उसको रीड करो। हर पैराग्राफ की एक मेन लाइन होती है, हर पैराग्राफ की। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो एक तो मैंने प्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई है कि जब आप एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर तो आपकी हेडिंग और आपके एक्सप्लेनेशन दोनों में एक डिफरेंस दिखता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत क्लमजी कर देते हैं, उसको हेडिंग्स को अंडरलाइन नहीं करते, अलग से शो करके नहीं दिखाते, पॉइंट में लिख देते हैं, हेडिंग्स लिखते ही नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। हमें ना सामने वाले से नंबर लेने हैं, अगर नंबर लेने हैं तो भैया अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने हेडिंग लिखी, उसको अंडरलाइन किया और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखी। पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, अब देखो पहली लाइन क्या है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाह वाह, क्या बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, इतनी टफ लाइन है ना, बहुत टफ है ना इसको लिखना। भैया समझो, देखो अगर पढ़ोगे तो बिजनेस स्टडीज बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आपको प्यार हो जाएगा इससे, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। तो देखो पहली लाइन में तो कुछ है ही नहीं, जो हेडिंग थी उसी को लिख दिया हमने। आप कह रहे हो मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, हम कह रहे हैं मैनेजमेंट की जरूरत है हमें गोल्स को अचीव करने में। भाई बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, दूसरी लाइन, द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इन गोल को अचीव करने के लिए हमें करना क्या है, कॉमन डायरेक्शन देनी है, कॉमन डायरेक्शन। और किस को कॉमन डायरेक्शन देनी है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन देनी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कहा कि हर एक पॉइंट की एक मेन लाइन होती है, मेन वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। भाई वही कीवर्ड आपको पहचानने हैं हर पैराग्राफ में। मैंने ये कीवर्ड बता दिया आपको कि इस पैराग्राफ के ये कीवर्ड्स हैं। आप कुछ भी नहीं लिखो, आपको ये कीवर्ड्स लिखकर आना है। कीवर्ड्स लिख के एक लाइन बना के आनी है, एक स्टेटमेंट बना के आनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हर पैराग्राफ में से वो मेन लाइन्स और मेन वर्ड्स छांट लो।
कि भाई बाकी सब कुछ तो अपने आप बना के लिख लेंगे, पहली लाइन दूसरी लाइन अपने आप बना के लिख लेंगे, लेकिन ये जो मेन चीज है ये दो चीज हमें माइंड में पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स में ये दो चीजें लिखनी है, कॉमन डायरेक्शन, इंडिविजुअल एफर्ट, अगर हमें पूरे नंबर चाहिए तो इस तरीके से आपने हर पैराग्राफ में से ये चीजें छांटनी है, और उसको जो मैं कह रही हूँ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए उसको लिख लो साथ साथ, हेडिंग्स लिखी, हेडिंग्स के साथ में लिख लिए कि इस वाले पैराग्राफ की दो मेन चीजें क्या है, कॉमन डायरेक्शन, इंडिविजुअल एफर्ट, कि जब लिखना है तो इसे जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिजनेस को पढ़ना है। जब आप उसको हिंदी में याद कर लेंगे ना, जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आप जब आपने पैराग्राफ पढ़ा, रीड करा, तो उसको हिंदी में माइंड में रिकॉल करा कि हिंदी में वो क्या होता है। जब हिंदी में रिकॉल करोगे तो उसको आप लिख लोगे, हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लोगे, और जो मेन वर्ड्स है वो आपके माइंड में होंगे, उसके साथ में आप लिख लोगे। तो बिजनेस को लर्न करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही आ जाएगा उसको लिखना। भाई आप बचपन से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई बिजनेस लैंग्वेज यहाँ पे बहुत हाई फाई वाली नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको उसको पढ़ना समझना है कि किस तरीके से आप उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपकी कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से बिजनेस के आंसर्स को लिखना है, वो आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से बिजनेस लैंग्वेज को समझना है वो आपको पता चल चुका होगा। अब मैं आती हूँ आपकी दूसरी समस्या, जो कि किस चीज के बारे में है, केस स्टडी। अगर ये समस्या दूर हो गई, मैंने पहले समस्या ऐसे डिस्कस करी, क्योंकि अगर ये वाली समस्या दूर होगी तो केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये आ गया तो केस स्टडी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखें कैसे, चलिए आगे। तो बच्चों अब बात करते हैं केस स्टडी की, कि केस स्टडी के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बच्चों जब भी आप केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो जस्ट रीड इट लाइक एन अनसीन पैसेज। वो हम लोग जो बचपन में जैसे अनसीन पैसेज क्या करते हैं ना, देखो मैं अब के अनसीन पैसेज की बात नहीं कर रही हूँ, आपका तो इंग्लिश का पेपर भी अच्छा खासा आता है, अब के अनसीन पैसेज पहले वाले नहीं रहे। देखो पहले क्या होता था, हम लोग अनसीन पैसेज कभी पढ़ते ही नहीं थे, हम सीधे क्वेश्चन पे आते थे, देखते थे क्वेश्चन किस चीज के बारे में है, फिर वही लाइन वही वर्ड्स हम लोग उस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते थे, और जहां हमें वो लाइन वो वर्ड मिल गया वहीं से हम अपना आंसर निकाल के लिख दिया करते थे, राइट। बिल्कुल यही काम करना है आपको केस स्टडी में। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आप उसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, फिर आपको क्वेश्चन पता चला, फिर आप उसको दोबारा रीड कर रहे हो, नो नीड। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी केस स्टडी का क्वेश्चन आपको दिखा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे जाना है कि भाई क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर कर रहे हो ना, आपके पास 12 चैप्टर्स है टोटल। अब आपको क्या पता कि केस स्टडी कौन से चैप्टर के ऊपर बेस्ड है या कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक केस स्टडी का क्वेश्चन लिखा है, तो मैं नहीं पढ़ रही ऊपर से ऊपर के बारे में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। क्या पूछा मैंने उससे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 12 चैप्टर में से मुझे ये पता चल गया कि मुझे किस चैप्टर पे फोकस करना है, फर्स्ट चैप्टर पे। मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, और फर्स्ट चैप्टर में से भी किसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। यानी कि मुझे इतना सारी चीजें थी, उसमें से हम कहां पर आ चुके हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंस पे। अब आपने इंपॉर्टेंस की हेडिंग याद कर रखी है, तो आपने क्या करना है, उन्होंने इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा ना, तो एक बार इंपॉर्टेंस रिकॉल कर लो या साइड में लिख लो कि क्या होता है, जो मेन मेन चीजें वो लिख लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है। ग्रुप गोल्स होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, और सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, पर्सनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। इस तरीके से पूरी लाइन लिखने की जरूरत है, मेन मेन चीज आपने लिख ली, या आपने कोई अगर अपना शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, निमोनिक्स बना रखे हैं, तो वो लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपको पता है कि हर किसी चीज में क्या होता है। अब आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए चलो कि क्वेश्चन क्या कहता है, ईशा वर्क्स एज द कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ द कंपनी इन हर पावर सेक्टर. As a result of her excellent managerial competence, the company is able to reduce the cost and increase productivity. She holds regular meetings to ensure that people work in the same direction to achieve the goals. Same direction. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कहीं पढ़ा है यार, कहीं तो पढ़ा है ये, कहीं तो था ये, याद आ रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, और उसमें मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, कॉमन डायरेक्शन, इंडिविजुअल एफर्ट। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि वो रेगुलर मीटिंग करती थी ये करने के लिए कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन की तरफ जाए, हमें गोल्स अचीव करना है, उसमें सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है। देखा कीवर्ड्स याद करने का फायदा। आगे चलते हैं।
She also motivates her employee in a manner that they are able to achieve the personal goals while contributing the overall organizational goals. Personal goals. मिल गया? मिल गया आपको सीधे आंसर कि कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है? ग्रुप गोल्स और पर्सनल गोल्स, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मैंने जस्ट आपको भी फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का बताया और उसी की मैंने केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करी और आपने देखा कि किस तरीके से बस महज कीवर्ड से ही आपने केस स्टडी को सॉल्व कर लिया। भाई आप अंदर का एक्सप्लेनेशन लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, बट स्टिल आपने हेडिंग तो लिखी, कुछ तो नंबर मिलेगा आपको। 50% मार्क्स तो आप गेन करने जा रहे हो। अंदर का याद भी करने का मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि वही आपको पता है माइंड में कॉन्सेप्ट क्या है, लिख डालो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्या छोड़ दिया आपने? हेडिंग लिख के छोड़ दिया? कुछ तो लिखो, उस हेडिंग को स्टेटमेंट बना के लिख दो, कुछ तो लिखो, लिखना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। अभी आने वाली अपनी कुछ वीडियोस के अंदर मैं बनाऊंगी जहां पर आपसे केस स्टडीज की क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, हम रीजन असर्शंस भी करेंगे। तो सब चीजें अब आने वाली है क्योंकि बिजनेस स्टडीज में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसकी तैयारी हमें पहले से करके रखनी है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज में पहले से प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि वहां हमारे पास समय कम है। मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश की तैयारी तो चल ही रही होगी, इन सभी के लिए हमारे पास समय है, बट बिजनेस स्टडीज के लिए सबसे कम समय है हमारे पास, तो इसलिए हमें उसको पहले से प्रिपेयर करना है। तो आज मैंने आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता दिया है। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास 12 के बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इस पूरी वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। मोर ओवर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस वीडियो का जो मेन पोर्शन है वो आप इंस्टाग्राम पे मेंशन करिए, जिसको मैं अपनी स्टोरी पे फिर मेंशन करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो के बारे में जान सके और इसको यूज कर सके और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, अपनी बिजनेस स्टडीज की तैयारी को अच्छे से कर सके। चलिए बच्चों अपनी तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड बिल्कुल तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।